हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका डीएस गुरुजी में। जनरल साइंस के प्रश्न हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं और अभी अभी भर्ती निकली है। आरआईएस की हो, महिला सुपरवाइजर की हो, आरआरबी की हो, इन तमाम जो वैकेंसीज है इनमें जनरल साइंस के प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं, बहुत बार ज़्यादा बार पूछे जाते हैं। लेकिन दिक्कत क्या है कि हमारे पास समय बहुत कम बचा हुआ है। अगर अभी हम जनरल साइंस को डीपली पढ़ना शुरू करेंगे तो जनरल साइंस बहुत बड़ी, इसीलिए हम एक नया तरीका ईजाद करके लाए हैं। हम सिर्फ क्वेश्चंस को आपको बताएंगे। टोटल पिछली बार हमने 40 क्वेश्चन का सेट लिया था, इस बार हम थोड़ा छोटा कर रहे हैं, 30 क्वेश्चन का सेट लेते हैं। उन क्वेश्चंस की जितनी भी डीप होगा, जितनी भी जानकारी उनसे कंसेप्ट से रिलेटेड होगी, वो यहाँ पर हल कराई जाएगी और उनके आंसर निकाले जाएंगे। तो सबसे पहला प्रश्न हम यहाँ पे लेते हैं। भौतिक विज्ञान का ये लेक्चर है। जनरल साइंस में भौतिक विज्ञान से रिलेटेड, भौतिक विज्ञान को हम कहते हैं फिजिक्स। तो पहला प्रश्न अपना है, कार्य का मात्रक क्या होता है। दोस्तों, जीएस का कोई सा भी प्रश्न आपके सामने आए, आपको पहले उसको देखना है कि क्या वो कहना क्या चाहता है। यहाँ पे कार्य लिखा हुआ है, कार्य को आपको देखना है। कार्य का मतलब क्या होता है दोस्तों? कार्य का मतलब होता है कोई काम अपन करते हैं। अब जैसे मान लो मैं आपको कहता हूँ कि आपको दूध जो है उसको एक बाल्टी में भरना है, तो ये बाल्टी हो गई और इसके अंदर मान लो अपन दूध भरते हैं या पानी भरते हैं, तो ये क्या हुआ? ये पानी का आयतन हो गया। अब आयतन को अपन किस में नापेंगे? आयतन को अपन नापते हैं या तो किलोग्राम में या मिलीलीटर में। इसे लिखा आता है ना ml, 1000 ml का ये है। उसी प्रकार से तो यहाँ पर इसको नापा जाता है जूल को, कार्य को नापा जाता है किस में? नापा जाता है जूल में। समझ गई बात? जैसे मान लो कि एक करंट अपना होता है, करंट होता है ना, लाइट का करंट आता है तो झटका लगता है, तो ऐसी करंट को किस में नापा जाता है? करंट को नापा जाता है एम्पियर में। इस प्रकार से ये पहला प्रश्न अपना संपन्न हुआ। दूसरा प्रश्न अपना है, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है। दोस्तों, ये सबसे ज्यादा बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। प्रकाश वर्ष में सबसे ज्यादा डाउट इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे प्रकाश लिखा है। दोस्तों, यहाँ कार्य लिखा है तो कार्य का संबंध आ गया, प्रकाश लिखा है तो प्रकाश का संबंध होना चाहिए, पर नहीं, यहाँ आप गलती कर रहे हैं। प्रकाश वर्ष जो है दूरी का मात्रक है और सूर्य से जितनी दूरी तक सूर्य की किरण धरती पे आती है, उस किरण की दूरी को एक साल में जितनी बार उसका चक्कर होता है उसे लेकर के नापा जाता है। तो ये प्रकाश वर्ष को आपको ध्यान रखना है, ये दूरी का मात्रक है, ये प्रकाश का मात्रक नहीं है। ठीक है। अगला प्रश्न अपना है, ल्यूमेन किसका मात्रक है। दोस्तों, ज्योति फ्लक्स जो होता है, ज्योति आपने देखा, ज्योति तीव्रता, इसको अंग्रेजी में हम कहते हैं फास्फोरेसेंस। इसका जो मात्रक होता है ज्योति फ्लक्स का, उसे हम कहते हैं ल्यूमेन। अब आप भूलेंगे तो नहीं, ल्यूमेन किसे कहते हैं, क्योंकि फ्लक्स जो आपका होता है एफ, उससे फॉर्मूला निकलता है एफ डी। उस प्रकार से ज्योति फ्लक्स का मात्रक है। क्यूरी, मैडम क्यूरी एक साइंटिस्ट हुई थी, उसने किसकी खोज की थी? रेडियो एक्टिविता की। रेडियो एक्टिविता की खोज की थी। रेडियो धर्मिता का जो मात्रक होगा उनके नाम पे होगा। अगर मान लो मेरा नाम दीपक शर्मा है, कल को मैं कोई खोज कर देता हूँ तो मैं डेफिनेटली या तो दीपक नाम रखूंगा या शर्मा नाम रखूंगा। तो उसी प्रकार से क्यूरी जो है उस रेडियो धर्मिता की क्या है, ये उसका मात्रक है। ठीक है। कई बार प्रश्न बनते हैं इन पे। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती? दोस्तों, संवेग और वेग, आपको संवेग और वेग, ठीक है ना, P अपॉन V, तो इससे कौन सी राशि प्राप्त होती है? अगर जब भी आप संवेग और वेग को भाग देते हैं तो उससे आपको द्रव्यमान प्राप्त होता है। क्योंकि P बराबर होता है mv और V बराबर तो V होता ही है, तो V अपॉन V करेंगे तो V से V कट जाएगा, आएगा क्या? m ही तो आएगा। तो अपना हो जाएगा m जो क्या है, मास। मास क्या होता है? द्रव्यमान होता है। समझ में आ गई बात? बहुत इजी तरीके से मैंने यहाँ पर समझा दिया है। अपने पास P बराबर होता है, यहाँ पर बात करूँ मैं, P बराबर होता है mv। ठीक है। और यहाँ पर V क्या है? V अपना वेग है, तो वेलोसिटी, तो वेलोसिटी से वेलोसिटी कैंसिल हो जाएगी, तो क्या बचेगा? m ही तो बचेगा भाई। समझ में आएगी बात? अब यही डीप है, इस प्रकार से हम पढ़ेंगे ताकि हम ज़्यादा डीप में जाना नहीं पड़े और प्रश्न भी अपना हल हो जाए। अगला प्रश्न अपन लेते हैं। अगला प्रश्न अपना है, जल में तैरना न्यूटन की किस गति के नियम के कारण संभव है। दोस्तों, सबसे पहले मैं एक बात बताऊं, जल का जहाँ प्रश्न है तो आपको सबसे पहले एक चीज याद रखनी है, जल में क्या होता है? पृष्ठ तनाव होता है। किसी भी तरल का पृष्ठ तनाव होता है, उसको तोड़ना पड़ता है तब जाके उसके अंदर कोई वस्तु डूबती है। समझ आई पहली बात? टाइटेनिक जो जहाज डूबा था उसका भी रीजन पृष्ठ तनाव ही था। आगे हम डिस्कस करेंगे किस प्रकार से डूबा था, वो प्रश्न बनेगा। तो जल में तैरना न्यूटन की किस गति के नियम के से संबंधित? दोस्तों, न्यूटन की गति का थर्ड नियम से संबंधित है। क्यों? ऐसे जल बहता है और आप पानी को पीछे धकेलते हो तो आप आगे जाते हो। इस चीज को अपन क्या कहते हैं? इस चीज को अपन कहते हैं क्रिया प्रतिक्रिया, एक्शन रिएक्शन फोर्स। एक्शन रिएक्शन फोर्स होता है जब हम पानी को पीछे धकेलते हैं तो अपन क्या है? आगे बढ़ते हैं। ये अपन है और ये पानी जा रहा है, तो पानी इधर जाएगा, पीछे धकेलेंगे अपन और अपन आगे बढ़ते जाएंगे। तो जैसे इस इधर तो हुई
प्रतिक्रिया अपनी तरफ, तो इधर हुई क्रिया, क्रिया अपन इधर तरफ करी ना, तो इसे क्या कहते हैं हम, क्रिया प्रतिक्रिया बल। तो क्रिया प्रतिक्रिया बल अपने लगता है, न्यूटन का थर्ड नियम यही है। अगला प्रश्न अपना आता है 7वां नंबर का प्रश्न है, रॉकेट की कार्यप्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित होती है। दोस्तों रॉकेट की कार्यप्रणाली जो होती है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होती है। आपने देखा कभी रॉकेट जो है, रॉकेट ऐसा होता है, आपको मैं यहाँ पे डायग्राम बना के बताता हूँ, आई होप ये अच्छा बन जाएगा। इस प्रकार से रॉकेट आपका होता है और यहाँ पे उसका बीच में ये जेट होता है, यहाँ से बहुत सारा जो है वो निकलता है प्रेशर से पदार्थ, जो भी चीज़ होती है। तो ये क्या है, इधर एक्शन लगता है, इधर रिएक्शन लगता है, तो ये आगे बढ़ता है। तो ये किस कारण हो रहा है, ये संवेग भी तो है। जब वेलोसिटी की बात आती है तो संवेग इक्वल क्या होता है, अभी बता से P बराबर mv। अगर मान लो v बढ़ेगी तो p भी बढ़ेगा, तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर यह काम करता है। समझ आई बात आपके। आगे हम पढ़ते हैं, अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वरोही के गिरने की आशंका का कारण है। दोस्तों सबसे सीधी सी बात है, एक घोड़ा है, अब घोड़े का डायग्राम ऐसे नहीं बनेगा, ऐसे समझ लो आप, ये घोड़ा है, मान लीजिए ये घोड़ा है, ऐसे लिख दिया मैंने यहाँ पे, इस पे बैठा है, आप बैठे हो इस पे, चलो ठीक है आपको गिराते हैं। अब ये घोड़ा एकाएक इधर चलने लगेगा तो आपको झटका किधर लगेगा, इधर लगेगा ना। क्यों लगेगा, क्योंकि आपका जड़त्व जो है इसी स्थिति में रहना चाहता है। अब जड़त्व क्या होता है, जड़त्व का नियम न्यूटन का नियम है, उसमें न्यूटन ये कहते हैं कि अगर कोई वस्तु स्थित अवस्था में है तो वो स्थित ही रहना चाहती, कोई वस्तु चलायमान अवस्था में है तो चलायमान ही रहना चाहती। फॉर एग्जाम्पल घोड़े पे बैठा व्यक्ति अगर स्थित अवस्था में और घोड़ा एकदम गति प्रारंभ करता है तो उसको झटका लगता है पीछे की तरफ, अगर घोड़ा आगे की तरफ भाग रहा है, अगर घोड़ा पीछे की तरफ भाग गया तो उसको झटका लगेगा आगे की तरफ। समझ में आ गई जड़त्व। ऐसे ही या तो पहली कंडीशन ट्रू हो गई, भाई स्थिर है तो स्थिर रहेगा, दूसरी कंडीशन भी तो है, दूसरी कंडीशन अपने पास है कि अगर कोई व्यक्ति चलायमान अवस्था में है तो चलायमान ही रहना चाहता है। अब चलायमान अवस्था में कैसे, आप ट्रेन में बैठे हैं, ट्रेन में बैठते हैं, ट्रेन आती है प्लेटफॉर्म पर, जैसे ट्रेन आती है, ट्रेन रुकती है, एकदम रुकते हैं आपको झटका लगता है ना, क्यों रुकता है, क्योंकि आप चलायमान, आपका जड़त्व जो है चलायमान अवस्था में, इस वजह से लगता है। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, विश्राम जड़त्व की वजह से, क्योंकि वो विश्राम अवस्था में उसका जड़त्व था, घोड़े के ऊपर बैठा हुआ था। 9वां नंबर का प्रश्न है, ध्यान लगा के देखिए दोस्तों, सारे प्रश्न रिपीट करेंगे। कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाए तो उसमें कौन सा नियम लागू होता है। दोस्तों गति का पहला नियम होता है, अगर कोई, ये भी जड़त्व ही है, अगर कोई व्यक्ति अपनी विश्राम जड़त्व की अवस्था में है या वो स्थिर है तो वो स्थिर ही रहना चाहता है। अब जैसे मान लो कोई कालीन है, आपके पास कालीन है ये वाला, ठीक है, अब इसमें ये धूल के कण है, अब जैसे ही आपने इस पर एक जोर से मुक्का मारा या कुछ भी डंडे से पीटा तो ये कालीन कहाँ चला गया, कालीन चला गया पीछे हो गया बेचारा ये ऐसे, लेकिन ये जो धूल के कण है ये तो यहीं रहना चाहते हैं, तो ये क्या होते हैं, कालीन से बाहर निकल आते हैं, इसी वजह से वो सारी चीज़ें होती है। जिस प्रकार से घोड़े में झटका लगा ना, तो ये भी इस प्रकार से लगा है, ये सेम एक जैसा नियम है, न्यूटन का नियम ये है, गति का पहला नियम है, तो ये होता है गति पहले नियम के कारण। अगला प्रश्न अपने पास आता है दोस्तों, जीएस बहुत ही सरल है अगर आप देखा जाए तो, पर आप कंसेप्ट को क्रिएट करना और उस कंसेप्ट में फिट करना किसी क्वेश्चन को आपको आना चाहिए। अगला प्रश्न है, समुद्र में पल्लवन करते हुए आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह पर के ऊपर रहता है। दोस्तों 1/-1/10वां जो भाग होता है, तो यहाँ माइनस नहीं लिखा है, ये जो है ना, ये आपका ये जो डैश है वो है, माइनस मत मान लेना, 1/10वां भाग जो है वो ऊपर रहता है, ठीक है। आगे बात करूँ, स्वचालित वाहनों में द्रवित चालित ब्रेकों का इस्तेमाल वस्तुतः किस नियम के अनुप्रयोग से होता है। दोस्तों पास्कल का नियम है, इससे स्वचालित जो वाहन हैं उनमें द्रव चालित ब्रेकों का इस्तेमाल किया जाता है। अब ये बहुत ज़्यादा टिपिकल हिंदी है दोस्तों, आपको ये समझ में नहीं आया होगा, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि मैंने इतना हिंदी में बोला है, इतना हिंदी में यहाँ पे लिखा है। अब इसको मैं थोड़ा देसी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता हूँ। स्वचालित अभियान में यानी ऑटोमेटिक जो चलने वाले जो वाहन है उनमें द्रव चलित, आपने देखा डीजल भरा होता है, देखा आपने, ऑयल भरा होता है, जो आपके डंपर वगैरह होते हैं, ऑयल की वजह से तो वो ट्रोले जो हैं अपने आप ही ऊपर हो जाते हैं और उससे ट्रोला से सारी चीज़ें खाली हो जाती है। तो इस प्रकार की बात यहाँ पे कर रहा है, ये किस वजह से होता है, ये होता है दोस्तों पास्कल के नियम की वजह से। अगला प्रश्न अपना है, जब दूध को प्रबल ढंग से मथा जाता है तो उसमें क्रीम किस कारण से अलग हो जाती है। दोस्तों अपकेंद्रीय बल लगता है, अपकेंद्रीय बल जो होता है वो गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत में लगता है, इस वजह से वो अलग हो जाती है, उसे क्या कहते हैं, अपकेंद्रीय बल। अपकेंद्रीय बल और दूसरा कहाँ पे लगता है, आपने कभी नदी में नहाए हो, अगर आप नदी में गए हो, स्विमिंग पूल में गए हो,
तो आपने देखा होगा जब जैसे आप स्विमिंग पूल में कूदते हैं तो जैसे आप पानी की सतह से टच करते हैं उसके बाद आप जो नीचे जाते हैं गुरुत्वाकर्षण की वजह से, तो धीरे धीरे नीचे जाते हैं। इतनी तेज गति से नीचे नहीं जाते जितने आप हवा में नीचे जाते। क्यों नहीं जाते? क्योंकि आप पानी में अपकेंद्रीय बल जो है ज़्यादा लगता है। तो इसी कारण से जैसे अब आपके ऊपर ही अपकेंद्रीय बल लगता है तो वहाँ पे जो मक्खन है उसके ऊपर भी अपकेंद्रीय बल लगता है, इस वजह से वो ऊपर आ जाता है, फिर अपन उसको खा लेते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न अपना है, जेट इंजन किसके संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है? दोस्तों रेखीय समन्वयक के संरक्षण पर जेट इंजन काम करता है। अगला प्रश्न अपना, ये प्रश्न इतना कोई महत्व नहीं रखता। किस तुल्यकारी उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है? यानी किसी तुल्यकारी उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई दोस्तों 6400 किलोमीटर जो आपकी पृथ्वी की त्रिज्या है। और ऐसे क्लासेज होती है, पर्टिकुलर इतनी डिस्टेंस होती है, उसके बाद से वो जो है आपका गुरुत्वाकर्षण केंद्र से निकल जाता है। उसे ऐसे ही अपने उपग्रह जो है वो कार्य करते हैं। तो ये ऊंचाई जो है उसे हम बोलते हैं, ऊंचाई भी बोल सकते हैं, लंबाई भी बोल सकते हैं, क्योंकि डिस्टेंस एक प्रकार की होती है, दूरी जिसे हम कहते हैं 3600 किलोमीटर। आपको ये याद करनी है। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के सबसे नजदीक है? दोस्तों पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल 9.8 है, आपको पता होगा, और उसका कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के सबसे नजदीक? तो ये है 1/6। वर्षा की बूंद का आकार गोल पृष्ठ तनाव के कारण होता है, आपको पता होगा। वर्षा की बूंद का नहीं, पूरे द्रव्यमान जो पूरा द्रव्य जो होता है, पानी जो तरल पदार्थ होता है, उनका सबका आकार गोल इसलिए होता है क्योंकि उसके अंदर पृष्ठ तनाव होता है, और गोले में जो है पृष्ठ तनाव बहुत ही अच्छी तरीके से सेटलमेंट हो जाता है, तो वो गोल होती है, इस वजह से ये होता है। अगला प्रश्न अपना है, कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर क्यों नाचते हैं? दोस्तों ये भी मैंने आपको बताया, पृष्ठ तनाव के कारण ही नाचते हैं, क्योंकि पृष्ठ तनाव पानी में लगता है, तरल में लगता है। आगे मैं बात करूं, पानी में लोहे की सुई डूब जाती है लेकिन जहाज तैरता रहता है, ये किसके सिद्धांत पे? दोस्तों आर्किमिडीज का एक सिद्धांत है। उसमें यह है कि आप जो सुई होती है उसमें वो पृष्ठ तनाव पे कम अटैक करती है, जबकि आपका जहाज होता है वो पानी के पृष्ठ तनाव पे ज्यादा अटैक करता है। जैसे आप सिंपल सी बात कीजिए, आप अगर एक चद्दर होता है ना, पृष्ठ तनाव एक चद्दर की तरह कार्य करता है। एक कालीन होता है, चद्दर होता है, पर्दा होता है, उस पर्दे पे आप, वो सिंपल सा पर्दा होता है जैसे लगा होता है किसी भी गेट के पास, वहां अगर दौड़ते हुए आप जाए उस पर्दे से टकराएं तो आपको वो पर्दा रोक तो नहीं पाएगा, लेकिन वो आपकी गति को बहुत कम कर देगा। क्यों कर देगा? क्योंकि वहां भी पृष्ठ तनाव वाला कंसेप्ट ही काम करता है। तो इसी प्रकार से अगर उस पर्दे पे आप सुई टच करेंगे तो सुई में कोई गति का परिवर्तन नहीं होगा, सुई अपने आप उस पर्दे को बहते हुए निकल जाएगी। तो यही सिद्धांत यहाँ पे लागू होता है। आपको समझ में आ गया होगा किस प्रकार से कार्य करता है पृष्ठ तनाव। आगे मैं बात करूं, पानी में लोहे की सुई, ये तो कर ही लिया अपने। आर्किमिडीज के नियम किससे संबंधित है? दोस्तों पल्लवन का नियम है, आर्किमिडीज ने जो दिया था। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? दोस्तों सर आइजैक न्यूटन, हमारे महान साइंटिस्ट। उन्होंने 7 किताबें गुरुत्वाकर्षण को पढ़ के बढ़ा दी गई है, और 7 किताबें फिजिक्स वालों को पढ़नी पड़ती है। अगला प्रश्न अपना है, कपूर वाला हो गया, गुरुत्वाकर्षण सार्वभौमिक नियम। 22वां नंबर का प्रश्न हम कर रहे हैं, कौन सा 1 kg द्रव्यमान के पिंड पर कार्यशील पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल का सही मान है? दोस्तों मैंने आपको पहले बता दिया, अभी इसी वीडियो में बताया था, 9.8 गुरुत्वाकर्षण अपना सही मान होता है 1 kg के लिए। 2 kg के लिए क्या होगा? दुगना, इसको कर लीजिएगा। यहाँ पे अगला प्रश्न अपना आता है 2300 नंबर प्रश्न, 1 हार्स पावर एचपी आपको जानते हैं, मोटर लाते हैं ना पानी की, उसमें लिखा होता है 2 हार्स पावर, 3 हार्स पावर, 2.5 हार्स पावर, उसी प्रकार से पैसे उसके वेरी करते हैं, बढ़ते जाता है, रेट बढ़ती जाती है। तो 1 हार्स पावर के लिए कितने वाट के बराबर होता है? दोस्तों 746 वाट के बराबर 1 हार्स पावर होता है। बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है, लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण तैरती है? दोस्तों लोहे की सुई पानी की सतह पर जो है पृष्ठ तनाव के कारण ही तैरती है, क्योंकि पृष्ठ तनाव को भेद नहीं पाती है। अगला, अब ये कंफ्यूज मत हो जाना कि मैंने एग्जांपल दिया था उसमें पर्दे को सुई पार कर जाती, तो पानी की जो सुई है वो उसके पृष्ठ तनाव के कारण से तैरती है। वो बारीक सुई जो होती है ना वो तैरती है, हर एक सुई नहीं तैरती, तैरा के देख लेना। अगर मैं बात करूं यहाँ पर, पानी का जो पृष्ठ तनाव है वो ज्यादा होता है, इस वजह से लोहे की सुई तैर पाती है, वो डूबने नहीं देती। एक गेंद को क्षैतिज से कितने कोण पर फेंके कि ये अधिकतम दूरी तय कर सके? दोस्तों क्षैतिज से आपको अगर सबसे ज्यादा दूरी तय करानी है तो आपको ये ध्यान में रखना होगा कि उसका गुरुत्वाकर्षण बल है जो सबसे कम लगे। गुरुत्वाकर्षण बल, कोई भी चीज को अपन ऊपर फेंकते हैं तो लगता है ना, तो अगर अपन 90 डिग्री भी फेंकेंगे तो गुरुत्वाकर्षण बल तो बहुत ज्यादा लगेगा, और अगर अपन बिल्कुल ही 0 डिग्री भी फेंकेंगे तो वो तो क्षैतिज से टकरा जाएगी। तो इसके लिए एक जो बहुत ही बढ़िया कंडीशन बनती है, उस कोण को हम कहते हैं 45 डिग्री के कोण पे। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा 45 डिग्री के कोण पे। अगला प्रश्न अपना है 26वां नंबर का प्रश्न,
कितने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया गया था, यानी किसने न्यूटन के पूर्व ही बता दिया गया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षण करती है? ब्रह्मगुप्त ये वैज्ञानिक थे, इन्होंने बता दिया गया था। ब्रह्मगुप्त का भी बहुत बड़ा नाम है फिजिक्स के अंदर। क्रिकेट की गेंद को किस कोण से मारा जाना चाहिए ताकि वो अधिकतम दूरी तक जा सके? दोस्तों क्रिकेट की गेंद भी क्षैतिज में काम करती है। क्षैतिज आपका धरती की सतह को क्षैतिज हम कहते हैं, तो वो 45 डिग्री वाला कंसेप्ट यहाँ भी लागू होता है, तो उसी प्रकार से भी 45 डिग्री हो जाएगा। उष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे कार्य में बदला जा सकता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले किसने दिया था? दोस्तों रमणफोर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है, इन्होंने ये दिया था। रदरफोर्ड नहीं है, ध्यान रखना, रदरफोर्ड नहीं है, रमणफोर्ड लिखा हुआ है, ठीक है। रदरफोर्ड ने स्वर्ण पत्रिका का एक्सपेरिमेंट किया था, उसमें बहुत सारे स्वर्ण पत्रिकाओं पे लाकर न्यूटन्स की बौछार करवाई थी। वो अलग कंसेप्ट है, केमिस्ट्री का क्वेश्चन बन जाता है। अगला प्रश्न अपना है, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़ों को आसपास आपस में घिसकर पिघला दिया था? दोस्तों उस वैज्ञानिक का नाम था डेवी। वाष्प इंजन में उबलते, अब ये सोचने लग गए होगे सर ये पिघला क्यों होगा? क्योंकि दोस्तों जब बर्फ के दो टुकड़ों को रगड़ेंगे तो क्या होगा, वहां से एक अभिक्रिया होती है, इसे बहुत बार पूछा जाता है। क्या नाम है उस अभिक्रिया का? उस अभिक्रिया का नाम है उष्माक्षेपी। क्या नाम है? उष्माक्षेपी, या उस अभिक्रिया का नाम उष्माक्षेपी नहीं है, सॉरी, उस अभिक्रिया का नाम है उष्माशोषी। वो वातावरण से उष्मा अवशोषित कर लेते हैं, इस वजह से वो पिघल जाती है। वाष्प इंजन में उबलते हुए जल का तापमान किस कारण से उच्च होता है? दोस्तों वाष्प इंजन में बॉयलर के अंदर उच्च दाब होता है, इस वजह से उसका तापमान बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। वाष्प इंजन में बॉयलर के अंदर जो होता है उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, वो उसको बहुत ज़्यादा गर्म किया जाता है, तभी तो वाष्प बनेगी, इस वजह से उसका तापमान ज़्यादा हो जाता है। तो आज का ये 30 प्रश्न अपने खत्म हुए। ये लेक्चर आपको कैसा लगा? इसमें और ज़्यादा इंप्रूवमेंट हम किया जाएगा कि तो अभी ज़्यादा स्टार्टिंग ही है, लेकिन हमारे पास समय कम है, हम भी नहीं चाहते कि आपका समय वेस्ट हो, इसलिए हम इस तरीके से पढ़ा रहे हैं। अगर आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट में बताइए, और बुरा लगा हो तो भी बताइए किस क्या चीज़ आपको बुरी लगी, ताकि हम उसको सुधार सकें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small.